हेलो एवरीवन। पीआईबी डिस्कशन सीरीज के अंदर आज 7 अगस्त है। आज हम 6 अगस्त के पीआईबी के आर्टिकल हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पीडीएफ है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और देखो, थोड़ा शॉर्ट के अंदर कराने का, थोड़ा जल्दी के अंदर कराने का मेरा मोटिव ये होता है कि आपका भी थोड़ा समय बचे और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुँच जाए, क्योंकि आपको भी बहुत सारे काम होते हैं जो स्पेशली 2027 के अंदर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। और देखो, मंथली मैगजीन वाला है, तो आपको विजन वाला है, तो उन्होंने वापस कह दिया है कि हम शुरू करने वाले हैं, तो वहाँ से आप वापस जा सकते हो, उसको कर सकते हो। लेकिन लेट वाला वो थोड़ा रहेगा इशू, इतना जल्दी तो कोई दे भी नहीं पाएगा थोड़ा आपको। और यदि लास्ट तक कोई नहीं कर पा रहा है तो लास्ट में हमें ही करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। देखो, आज है दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। एक तो गोवर्धन स्कीम है, ये नई स्कीम चालू हुई है, इसके बारे में है। और एक है महाजल मिशन। ये दो आर्टिकल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, कम है, लेकिन हम इनको देखते हुए चलेंगे। और देखो, यदि आपको लग रहा है कि दो ही आर्टिकल देखना है तो वहां तक ही आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। जो आपने, यदि आपका टाइम ऐसे लग रहा है कि कंज्यूम हो रहा है ज़्यादा, तो इसके लिए ठीक है। देखो, हमारा फ्रीडम 20 करके अभी 15 अगस्त के लिए एक ऑफर चल रहा है। इसमें सभी कोर्सेज पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। ये सारे कोर्सेज हैं, मतलब आंसर राइटिंग हो गया, या फिर सी सेट हो गया, तिगड़म हो गया, आईआर हो गया, या फिर एक कॉम्बो कोर्स है, इस तरीके से हमने बना रखा है। तो हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे। और बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो उनको डेमो क्लासेस वगैरह हैं वो दे रखी हैं। और कॉलिंग टीम को भी आपको कॉल करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उनके नंबर वगैरह मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है। अब देखो, आज पहला आर्टिकल है, ये गोवर्धन स्कीम है। गोवर्धन स्कीम है। देखो, ये पहले वाली गोवर्धन स्कीम थी, तो ये जल शक्ति मंत्रालय थी, उसके अंदर आता था। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय था, उसके अंदर आता था। गोवर्धन का मतलब आप समझते ही हो कि एक नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जैसे मतलब गोबर हो गया, या फिर कुछ कचरा वगैरह है जो म्यूनसिपालिटी वगैरह इस तरीके से। तो उनसे क्या है कि पहले ये ग्रामीण स्तर पर चल रही थी गोवर्धन स्कीम, लेकिन इसको एक होलिस्टिक वे के अंदर लेके आने की सरकार ने पहल की है इसके अंदर। और देखो, कंप्रेस्ड बायोगैस है, कंप्रेस्ड बायोगैस है, सीबीजी। देखो, बायोगैस क्या होता है? जैसे गोबर हो गया, या फिर कुछ अपशिष्ट पदार्थ वगैरह हो गए, जैसे पराली वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं, तो उनको क्या है कि एक बिना ऑक्सीजन के अंदर इन एनएरोबिक एनोरबिक तरीके से उनको रखा जाता है। ठीक है, मतलब एनारोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के बिना उसको रखा जाता है, संपीड़ित किया जाता है। उसके बाद में ये पहले बायोगैस बनती है, संपीड़ित तो बाद में किया जाता है, पहले बायोगैस बनेगी। ठीक है, तो इनको मिला के गोबर वगैरह या जो कचरा वगैरह है, तो उससे बायोगैस बनेगी। ठीक है, और फिर बायोगैस के अंदर से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसें निकाल दी जाती हैं, और इसको कंप्रेस कर दिया जाता है। कंप्रेस किया और ये किया, तो उसके बाद में ये क्या है? सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस है, ये बन जाती है, जो लगभग सीएनजी के बराबर होती है। मतलब इसके अंदर 90% मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन है, ये होता है। ठीक है, मी बड़ा आएगा इसके अंदर, ये गलत लिख दिया मैंने। तो क्या है? सीएनजी है, ये सीएनजी के लगभग बराबर ही होती है। अब इसको पाइप नेचुरल गैस वगैरह कहीं पे भी आप यूज में ले सकते हो, एलपीजी के अंदर ये यूज में नहीं आती है स्पेशली। ठीक है, तो ये 90% मीथेन होता है इसके अंदर, और लगभग ये मतलब सीएनजी के बराबर ऐसा मान सकते हो कि इसके अंदर ब्लेंडिंग वगैरह करना, ये सारी चीजें सरकार बता रही है कि ऐसा हम करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ मिशन वगैरह, प्रोग्राम वगैरह ऐसे बता रखे हैं कि ये गोवर्धन स्कीम है, तो इसके अंदर 5 सब पॉइंट है, सब पार्ट है, 5 नहीं है, 6 पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका उत्पादन का लक्ष्य क्या होगा कि 10 गुना वृद्धि लाने का ना सरकार का है, और 10 साल तक ये स्कीम चलेगी। 10 साल तक की स्कीम है ये गोवर्धन स्कीम, तो इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, अब मैं इसके अंदर और क्या काम की चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, तो इसको कह रहे हैं राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना, और इसकी कोई गोवर्धन स्कीम भी कह रहे हैं। ठीक है, नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम है ये। ठीक है, ये नाम भी आप याद रखना, गोवर्धन के अलावा दूसरा नाम ये भी है इसका। तो ये गोवर्धन स्कीम हो गई। ये 10 साल तक है, 26-27 से लेके फाइनेंशियल ईयर 35 से 36 तक है। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद में ये 10 गुना इसका टारगेट है कि कंप्रेस्ड बायोगैस है, तो इसके उत्पादन को 10 गुना करना है। फिर उसके बाद में चक्रीय अर्थव्यवस्था हो गया, तो इसको बढ़ावा देने के लिए है। फिर ये सीएनजी है या पीएनजी है, इसके अंदर भी इसको देखो, इसके अंदर 6 घटक हैं कुल मिला के। तो 6 घटक के अंदर सीबीजी है, कंप्रेस्ड बायोगैस है, तो इसकी निकासी, मतलब निकासी किस तरीके से की जाएगी? देखो, कि कंप्रेस्ड बायोगैस है, तो ये तो मान लो उत्पादन वगैरह ये तो कर लिया है, लेकिन उसका उपभोग कौन करेगा? यदि लोगों तक पहुंचेगी नहीं, यदि ऐसे कुछ कंपलसरी सरकार नहीं करेगी, तब तक उनका उत्पादन का कोई सेंस नहीं निकल जाता है। तो उसके लिए क्या है कि सीएनजी,
सीएनजी आपको पता है कि परिवहन के अंदर काम आती है, और पीएनजी है ये घरेलू क्षेत्रों के अंदर, जैसे पाइप नेचुरल गैस है जो एलपीजी की जगह काम में ली जाती है, तो पीएनजी है। तो ये घरेलू क्षेत्रों के अंदर इसकी बाध्यता वगैरह सरकार ने कर दी है कि इनको मिक्स आप करके चलोगे, इनके साथ में इसको मिक्स करना है सीबीजी को, ठीक है। तो 2026-27 के अंदर 3%, वित्त वर्ष 27-28 के अंदर 4% इसकी बाध्यता कर दी है, और 27-28 तक 5% तक इनको मिक्स करेंगे। जैसे आपको पता है एथेनॉल है तो उसको भी मिक्स किया जा रहा है, उसी तरीके से इसको भी है ना इसके अंदर मिक्स किया जाएगा, एक तो पीएनजी के अंदर, एक सीएनजी के अंदर, दो जगह इसको मिक्स किया जाएगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसको नोट्स के अंदर भी उतार लेना है। अब देखो दूसरा घटक है स्थिर मूल्य निर्धारण ढांचा, कि मतलब सरकार ने ये कहा है कि इसका मूल्य निर्धारण है वो स्थिर कर दिया गया है, कि मतलब कम से कम सीबीजी के लिए 2100 रुपए प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये एक यूनिट है, इसको आपको ऐसे का ऐसा ही याद करना है, ठीक है। 2100 रुपए, ठीक है, प्रति MMBTU। फिर उसके बाद में इसको तो रटना है, इस स्कीम को बहुत अच्छे से रटना है, इस बार मुझे लग रहा है कि ये इस बार नहीं अगले साल 2 साल में पूछ ली जाएगी। तो अब देखो घटक 3 है, तीसरा घटक क्या है, पूंजी सहायता, जो मतलब उत्पादन वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए, जैसे ग्रीन फील्ड उत्पादन करने कर रहे हैं तो उनके लिए 2 करोड़। ग्रीन फील्ड का मतलब है शुरुआत करने वाले, और ब्राउन फील्ड है कि पहले से उसके अंदर है, उनके पास में सारा स्ट्रक्चर वगैरह मौजूद है, और उनको भी यदि वो क्षमता वगैरह अपनी बढ़ा लेते हैं तो उनको भी ये पूंजी मिलेगी 2 करोड़ वाली, उनको भी मिल जाएगी, ब्राउन फील्ड वालों को भी, यदि उनकी क्षमता वगैरह उन्होंने बढ़ाई है तो। फिर पाइपलाइन अवसंरचना का विकास किया जाएगा, जगह जगह पे पाइप वगैरह लगाना, शहरों के अंदर गैस वितरण जो करने वाली एजेंसीज हैं उनके साथ में मिलके, ठीक है, उनका नेटवर्क वगैरह जोड़ना, ये सारे काम किए जाएंगे। एक तो इसका क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद में क्रेडिट गारंटी सहायता, कि जो एमएसएमई वगैरह हैं तो उनको क्या है कि क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, ठीक है, ऋण सहायताएं दी जाएंगी, तो समर्पित ऋण गारंटी तंत्र वगैरह स्थापित किया जाएगा। फिर उसके बाद में सीबीजी इकोसिस्टम चैलेंज फंड, एक फंड बनाया गया है, तो इसके इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए ये क्या है, एक चैलेंज फंड बनाया गया है, इकोसिस्टम चैलेंज फंड है सीबीजी का, सीबीजी इकोसिस्टम चैलेंज फंड, ठीक है। ये चुनौती कोष है, तो इसमें क्या है कि कच्चे माल वगैरह उसका एकत्रीकरण, टेक्नोलॉजी अपनाना, हितधारकों की जागरूकता करना, ये सारे काम है ना इसके तहत किए जाएंगे, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बस ये चीजें हैं, तो ये स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो इसके प्रभाव वगैरह क्या होंगे, देखो ऊर्जा सुरक्षा, आपको पता है कि ईरान और अमेरिका युद्ध चल रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इनके दाम वगैरह बढ़ गए थे, हमारा सप्लाई चेन है वो बाधित हो रखी है। फिर उसके बाद में वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन है, तो इसके लिए काम का है। फिर उसके बाद में जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था है तो इसके विकास के अंदर भी यूज में आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो आप अपने आप से लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेंस के अंदर यदि आपको पूछा जाता है तो उसके अंदर नॉर्मली ये चीज़ें इसके फायदे होने वाले हैं। अब देखो सरकार का एआई से निर्मित डीप फैक्ट से निपटने के लिए, देखो इससे पहले हमने डीप फैक्ट से निपटने के लिए, या फिर जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी था उसके लिए हमने एक आर्टिकल वगैरह पढ़े थे, तो उसी का ही एक रिवीजन तरीके से है, ठीक है। इसको बीच में डाल दिया है, मेरे को हो सकता है कि मेरे को महा वाला पहले लेना चाहिए था, जिससे आप बीच के अंदर छोड़ के यदि जाना चाह रहे थे जा सकते थे। तो देखो इसमें क्या है कि आईटी एक्ट है 2000 का, तो उसके तहत क्या है कि जैसे ये सारी चीजें बता रखी हैं कि कौन कौन से उसकी धाराएं हैं तो उनका उल्लंघन किया जाता है। डीप फेक आपको पता है कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर जैसे नेताओं के गलत तरीके से भाषण यदि उनको बनाना हो, या फिर किसी को फ्रॉड वगैरह करना हो, तो आपकी आवाज़ क्लोन करके अपने आपके साथी वगैरह किसी की दोस्त को आपको फ़ोन करके उससे पैसे वगैरह मांगना, ये सारे पॉसिबल हैं उसके द्वारा। तो डीप फेक ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो इसका यूज़ करने के लिए आईटी एक्ट है 2000, तो उसकी कौन कौन सी धाराएं हैं उनके बारे में बता रखा है। फिर उसके बाद में इसके अंदर वो जो तंत्र है, तो उसके अंदर जैसे 24 घंटे से घटा के फिर ना 1 घंटे के अंदर कर दिया है, ये सारी चीज़ें हैं वो हम पहले कर चुके हैं इनके बारे में। और जैसे इसको थोड़ा सा आप देख लेना कि जैसे एक तो क्या है, एक साक्ष्य फ्रेमवर्क है, ये आईआईटी खड़गपुर वगैरह, ठीक है, वॉइस डीप फैक्ट डिटेक्शन सिस्टम है, इसको मंजूरी दे दी। फिर आईआईटी जोधपुर और मद्रास का है ये साक्ष्य फ्रेमवर्क, ठीक है, और ये तो इसका है साक्ष्य फ्रेमवर्क, राइट, ठीक है। और आईआईटी खड़गपुर है, इसका वॉइस डीप फेक डिटेक्शन है। तो ये कहीं लिखना हो तो वहीं काम आ सकता है, बाकी मेरे को लगता नहीं है प्री के अंदर आएगा, हालांकि आज एमसीक्यू है उसके अंदर ये पॉइंट दे रखे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना। हेल्पलाइन वगैरह ये सारी चीजें बता रखी हैं, ये पहले हम कर चुके हैं, जैसे प्रतिबिंब पोर्टल वगैरह ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है। ये इंग्लिश के अंदर है, आप देख सकते हो। अब देखो ये आर्टिकल है, ये डेटा सेंटर है, तो इंडिया के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे डेटा सेंटर वगैरह है ना बनाए जा रहे हैं। और डेटा सेंटर का मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिया का जो डेटा है तो वो इंडिया के अंदर ही रहे, डेटा लोकलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो उसके लिए डेटा सेंटर है, तो उसकी क्षमता है ना वो बढ़ चुकी है। तो डेटा सेंटर के बारे में आपको पूछा जाए कि इंडिया के अंदर किस तरीके से डेटा सेंटर यदि आपको कहीं मेंस के अंदर यूज में लेना है, तो उसके अंदर देखो पहले 2020 के अंदर 375 मेगावाट,
इतना इसका डेटा सेंटर की कैपेसिटी थी। और अभी क्या है 2026 के अंदर 1575 मेगावाट। देखो इसको मेगावाट में ही क्यों नापा जाता है, आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेगावाट के अंदर जितनी इनकी बिजली वगैरह ये खपत वगैरह करते हैं इनको ठंडा रखने के लिए, उसके लिए इसको मेगावाट के अंदर ही नापा जाता है, इसको बाइट्स के अंदर या फिर ऐसे नहीं नापा जाता है। तो देखो मुख्य रूप से प्राइवेट कंपनियां हैं, मेनली जो प्राइवेट कंपनी है उनके द्वारा, देखो इसके अंदर क्या है स्वामित्व और सब्सिडी। जो डेटा सेंटर है तो स्पेशली क्या है कि निजी क्षेत्र है वही यूज में लेते हैं, और इसके लिए कोई सब्सिडी वगैरह ना सरकार डायरेक्टली सब्सिडी नहीं देती है। यदि आपको पूछा जाए कि डेटा सेंटर के लिए सब्सिडी वगैरह सरकार देती है तो आप मना कर देना कि नहीं देती है, ठीक है। तो प्रत्येक सब्सिडी सरकार नहीं देती है। फिर उसके बाद में डेटा सेंटर का विस्तार वगैरह क्या क्या है, देखो एआई वगैरह या फिर एचपीसी है, हाई कंप्यूटिंग वगैरह है, तो उनको तेजी से बढ़ाने के लिए डेटा सेंटर का यूज में आता है, ठीक है। अभी बहुत सारे जो मतलब डेटा वगैरह है, जैसे मतलब अलग अलग जगह पे डेटा सेंटर का यूज में आ रहा है, जैसे आप आईटी कंपनीज है, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, वहां पे ना बहुत सारे डेटा सेंटर खुले जा रहे हैं। तो इसके अंदर यही बता रखे हैं मुंबई, चेन्नई, ऐसे इतने इतनी जगह, ये आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको कर दी है, ठीक है। पर्यावरणीय पहलू और उन्नत कूलिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे देखो उन्नत कूलिंग सिस्टम है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डेटा सेंटर है तो बहुत ज्यादा हीट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, और उनको ठंडा रखने के लिए पहले क्या है कि पंखे वगैरह चलाए जाते थे, लेकिन उसके बाद में फिर एसी वगैरह उन सेंटरों के अंदर रखी जाने लगी, क्योंकि हीटिंग वगैरह वो बहुत ज्यादा करते हैं। अब क्या है कि ये हीटिंग उन्नत कूलिंग तकनीक है, इनका यूज में लिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि उनके लिए बिजली वगैरह बहुत ज्यादा यूज में आती है, जैसे डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए, जैसे यदि आप एसी वगैरह भी चलाओगे तो भी। तो क्या है कि ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बारे में ना बता रखा है कि जो जल और बिजली की खपत को ना कम करने के लिए काम आ सकती हैं। आप ये कीवर्ड हैं, इनको ध्यान रखोगे, कभी भी आपको यूज में लेना हो डेटा सेंटर्स के लिए, या फिर ना टेक्नोलॉजी ऐसी कोई कौन कौन सी हम कर रहे हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, तो उनके लिए एक तो क्या है डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे एक, जैसे आपको पता है ये सीपीयू है, ठीक है, तो सीपीयू है तो उसके ऊपर एक चिप वगैरह ऐसे रख दी जाती है, और इसके अंदर पानी की कुछ ये नलियां वगैरह इस तरीके से भर दी जाती हैं। अब क्या है कि हीटिंग करेगी तो इसके अंदर जाएगा ये हीट, और ये जो हीटिंग पदार्थ वगैरह, ये प्लेट वगैरह है, ये एक प्लेट मानो, तो ये प्लेट रख दी जाती है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और ये क्या है कि ऊपर से ठंडा वगैरह करता रहेगा और इसको मैनेज करता रहेगा टेम्परेचर को। तो एक तो हो गया कि डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग, जो चिप है तो उसको लगा दिया जाता है ऊपर ही, सीपीयू वगैरह उनके ऊपर। फिर एक है एडियाबेटिक कूलिंग। एडियाबेटिक कूलिंग का मतलब होता है कि ऊपर जो छत वगैरह होती है उसके ऊपर है ना ये लगा दिया जाता है, जो पानी वगैरह के है ना एक पैड वगैरह इस तरीके से पानी के वो पूरे लगा दिए जाते हैं, और जैसे ही वो हीट जाती है तो उस टाइम पे वो भाप बनती है उस पैड के अंदर जो पानी भरा हुआ है उनके अंदर, और वो भाप है तो पूरे एरिया के अंदर से कूलिंग सिस्टम होता है, कूलर वगैरह हम घर के अंदर यूज में लेते हैं, उसी तरीके से ये कर देता है, एडियाबेटिक कूलिंग वगैरह करता है। फिर उसके बाद में है इमर्शन कूलिंग। तो इमर्शन कूलिंग भी है ना इसी तरीके से होता है कि इसके अंदर क्या है पूरा एरिया है, मतलब पूरा का पूरा जो डेटा सेंटर है उसी के जो सीपीयू जीपीयू जितने भी चीजें हैं तो उसको पानी के अंदर रख दिया जाता है, मतलब ये एक पानी जैसा एक लिक्विड होता है ऐसे मानो आप, ठीक है। तो उसी के अंदर इसको तैरता हुआ रख दिया जाता है कि इसमें क्या है कि पानी, ये एक इस तरीके से पानी नहीं होता है, पानी जैसा पदार्थ होता है जो पानी की तरह खराब नहीं करता है, जो सीपीयू वगैरह या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनको खराब नहीं करता है, उस तरीके से इसके अंदर ही रख दिया जाता है उसको, ठीक है। तो ये है इमर्शन कूलिंग, ठीक है। इससे क्या है वो ठंडा होता रहता है, आपको पता है, ये समझ गए। फिर उसके बाद में भी ये हीट वगैरह प्रोड्यूस करेगा, बाहर निकल जाएगी, वो उसी के अंदर ही ना घूम घूम के ये चीजें चलती रहेंगी। तो ये तीन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कूलिंग सिस्टम वाले हैं, तो इनको डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग हो, एडियाबेटिक कूलिंग है, या फिर इमर्शन कूलिंग है, इनको कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखोगे। फिर उसके बाद में क्लोज लूप सिस्टम है। क्लोज लूप का मतलब यही है कि मतलब उद्योग वगैरह है तो क्लोज लूप तरीके से ना उसको कूलिंग सिस्टम को चलाते रहें कि वही पानी बार बार यूज में आ जाए, और उसी पानी को गर्म करे, उसकी भाप बने, फिर वापस है ना वो ठंडा होकर उसी के अंदर आ जाए, इसी तरीके से क्लोज लूप तरीके से है वो, ठीक है। तो ये हो गया, ये इंग्लिश में देख सकते हो आप। अब देखो ये आर्टिकल है, ये भी महाजल मिशन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, महाजल मिशन है, सॉरी, हाँ, महाजल मिशन है, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है प्री के लिए थोड़े थोड़े फैक्ट हैं। देखो महाजल मिशन क्या है कि जो वाटर कंजर्वेशन है उसके लिए अलग अलग तकनीकी वगैरह ये सारी हैं, तो उसके लिए रिसर्च वगैरह के लिए कुछ पैसे वगैरह, ये अनुसंधान के लिए पैसे वगैरह देना, ये सारे काम है इसके अंदर किए जा रहे हैं महामिशन के तहत, ठीक है। तो ये अभी 2 साल पहले ही शुरू हुआ है शायद लगभग, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एएनआरएफ और जल शक्ति मंत्रालय, इन दोनों की मिली हुई पहल है। ये जून 2026, 1 साल पहले नहीं है, जून 2026 के अंदर ही, इसी साल जून के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। एएनआरएफ और जल शक्ति मंत्रालय, इन दोनों की पहल है ये। और एएनआरएफ क्या है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये एएनआरएफ है। तो इसके ये क्या है कि एक सांविधिक संस्था है, जो एक्ट कौन सा है, एएनआरएफ एक्ट है 2023 का, इसके तहत ये बनी हुई है,
ठीक है, और एएनआरएफ है और उसके साथ में जल शक्ति मंत्रालय है, ये इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य वगैरह मैंने आपको बताया कि रिसर्च वगैरह जो वाटर कंजर्वेशन के अंदर रिसर्च वगैरह और उनको फेलोशिप देना, पैसा देना, उनको विस्तार करना, ये सारे काम है इसके अंदर किए जाएंगे। तो अनुसंधान वगैरह करना कुल मिला के। तो महामिशन है तो एएनआरएफ के अंतर्गत एक कार्यक्रम हो गया। मुख्य फोकस मैंने आपको बता दिया कि प्राथमिकता केंद्र है समाधान वगैरह आधारित है ना, कुछ जैसे मतलब टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होंगी इसके अंदर, जैसे जल संसाधन है उनका आकलन करना, उनका प्रबंधन वगैरह करना, ये कॉमन सेंस से आप आराम से कर सकते हो कि पेयजल है तो उसकी सुरक्षा वगैरह करना, या फिर जल की गुणवत्ता है वो अच्छी रहे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो आप कर सकते हो। फिर परियोजना का कार्यान्वयन और वित्त पोषण, तो वित्त पोषण वगैरह है तो बहुत सारा कंसोर्टियम वगैरह बना रखा है, अनुसंधान कार्यक्रम है तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो निजी कंपनियां या सरकारी कंपनियां बहुत सारे मिलकर इसके अंदर आ रही हैं, अकादमिक संस्थाएं हो गई, अनुसंधान संगठन हो गए, ये कंसोर्टियम मोड के अंदर है ना इसका वित्त पोषण वगैरह किया जा रहा है। और उद्योग की भागीदारी अनिवार्य। अब देखो इसके अंदर क्या है, कम से कम, ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक स्टार्टअप या फिर एमएसएमई या इंडस्ट्री पार्टनर, इन सब की भागीदारी है ना इस परियोजना के अंदर होनी आवश्यक है, तभी ये परियोजना है वो चलेगी। उसके अलावा ये परियोजना के अंदर आपको भागीदारी नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में कुल परियोजना का लागत का 10% नगद योगदान भी देना होगा। ये वाली लाइन है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पहला वो दो स्टेटमेंट इसके अंदर बन सकते हैं, आप समझ रहे हो कि पहली बात तो ये एमएसएमई वगैरह ये है कि इसका जरूरी है इसकी भागीदारी, वरना ये स्कीम नहीं काम करेगी। और फिर और उससे पहले एएनआरएफ है और जल शक्ति मंत्रालय ये हो गए, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। एक भारत विन पोर्टल है, तो ये भी एमएसएमई की भागीदारी के साथ में जो जल बचाने के लिए अलग अलग परियोजनाएं हैं तो वो कौन कौन सी हैं वो उसके अंदर बता रखा है कि भारत विन है एक पोर्टल। फिर जल शक्ति का हैकाथन वगैरह सरकार चलाई थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये है क्वांटम नेटवर्क, उसको कुशलतापूर्वक जोड़ने के लिए एक नई रूपरेखा बनाई गई है। देखो क्वांटम कंप्यूटिंग है तो उसके द्वारा क्या है, इंटरनेट को सुविधाजनक पहुंचाने के लिए, बनाने के लिए, हर एक जगह से दूसरी जगह यदि इंटरनेट कनेक्शन है वो आसानी से पहुंच सके, उसके लिए क्वांटम नेटवर्क है इसका यूज में लिया जाता है। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये क्वांटम नेटवर्क है इस तरीके से चलता है। अब आप इस तरीके से समझो, एक इजी वे के अंदर, जैसे मान लो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपके पास में एक वीआईपी गाड़ी के अंदर आप बैठे हो, और आपके लिए सारे गेट वगैरह इस तरीके से बंद कर दिए जाते हैं, मतलब दूसरे लोग हैं तो वो वहीं रोक दिए जाते हैं, उनकी बत्ती वगैरह है वो रोक दी जाती है इस तरीके से, लेकिन आपके लिए वो रूट है वो आसानी से बना दिया जाता है। लेकिन क्या होगा, ये जो दूसरे लोग हैं वो परेशानी का सामना करेंगे, वीआईपी यदि गाड़ी के अंदर आप बैठे हो तो इससे क्या है कि समस्या आने वाली है कि मतलब इसी को ही आप इंटरनेट के साथ में थोड़ा जोड़ के देखो कि इंटरनेट है एक जगह से दूसरी जगह, एक नेटवर्क से दूसरे पोल, एक पोल से दूसरे पोल तक यदि आपको जाना है तो वो इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे तो आपके लिए सही रहेगा, लेकिन बाकी लोगों तक है ना वो सही से नहीं पहुंच पाएगा, बाकी लोग आपस में कन्वर्सेशन है वगैरह वो नहीं कर पाएंगे। अब क्या है कि आपके लिए एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि उसको कुशलतापूर्वक जोड़ा जाए कि इसके इसके अंदर क्या होगा कि ये दूसरे नेटवर्क वगैरह है ये सारे है ना आपस में अच्छे से जुड़ जाए, उसके लिए अभी एक अनुसंधान वगैरह किया गया है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं जीसीपी, जनरल कॉन्करेंस परकोलेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, जीसीपी, जनरल कॉन्करेंस परकोलेशन, ठीक है, ये जीसीपी प्रोटोकॉल है। तो इसकी सहायता ली गई है, और जो कोलकाता के अंदर साइंटिस्ट वगैरह ये आपको ध्यान ही रखना कि किसने किसने किया है, बस आपको थोड़ा सा जीसीपी के बारे में पता होना चाहिए कि ये प्रोटोकॉल है ये किसके लिए है। तो ये प्रोटोकॉल खोजा गया है। अब इसमें क्या है कि ये सबसे छोटा रास्ता है वो निकालता है, कि मान लो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको पहुंचाना है, तो ये सबसे छोटा रास्ता यहाँ से ये निकालेगा, और ये पूरा इनको एक एक लाइन बना देगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरनेट है वो सुविधाजनक पहुंच जाए, और दूसरे चीजों को प्रभावित भी नहीं करेगा कि ये वाला काम है ये तो अपने आप ही चलता रहेगा। ये इन दोनों इन सारे नोड्स को यदि मिलाना है आपस में तो वो आराम से मिलते रहेंगे। वो परिवहन वगैरह जैसे वीआईपी गाड़ी चल रही है और बस आपको एक शॉर्टेस्ट वे है वो ये आपने यूज में लिया और दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, तो इस तरीके से, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी है ना आपको एक बार जीसीपी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज़ चल रही है और क्वांटम प्रौद्योगिकी है वो किस तरीके से काम करती है। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और थी, शायद वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, एक इंटेगलमेंट होता है। इंटेगलमेंट का आप समझते हो क्या मतलब आप किसी एक सिक्का है, एक जादुई सिक्का आपके पास में है और उसको आपने उछाला मान लो, तो उसके पास उसके अंदर हेड आया, और आपका कोई दोस्त है वो यूएस के अंदर बैठा है, उसका भी सिक्के के अंदर अपने आप ही हेड आ रहा है। मतलब कि एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा वो है कि मतलब समन्वयता है, एक साथ में है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटेगलमेंट होता है कि मतलब यहाँ पे जो काम किया जा रहा है वो काम यहाँ पे भी किया जा सके। यही तो संचार नेटवर्क है, यही क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसका काम होता है। अब क्या है कि बीच के अंदर बहुत सारे शोर वगैरह इस तरीके से होते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि इधर वाली जो चीज़ है, मान लो यहाँ पे कोई चीज़ दिखाई जा रही है और वो सेम टू सेम यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या है कि ये शोर वगैरह ये जिम्मेदार होते हैं, या फिर एनवायरनमेंट हो गया, या फिर आप देखो टेम्परेचर वगैरह वो डिफरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये क्या है कि बीच में न्यूनतम इंटेंगलमेंट है,
उसको आसानी से करने के लिए ये काम है ना जीसीपी, ये इसके अंदर भी हेल्प करता है कि मतलब छोटेस्ट वे अपनाया और इंटेगलमेंट को है ना इसने आसान कर दिया। ठीक है, ये दो चीजें हैं, वो आप ध्यान रखना बस। थोड़ा साइंस टेक के अंदर जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, थोड़ी थोड़ी जो कीवर्ड है वो समझने जरूरी होते हैं। मेन एग्जाम के अंदर आपको हेल्प मिलेगी इसके अंदर, आप देख रहे हो कि ये कोई काम की नहीं चीजें हैं, लेकिन है ना मेन एग्जाम के अंदर आपको हेल्प मिलने वाली है इनकी। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, अब छोटे छोटे आर्टिकल बाकी हैं। वन गुर्जर जनजाति समुदाय, इसका मौसमी प्रवासन है। वन गुर्जर समुदाय आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जैसे गद्दी हो गए या बकरवाल हो गए, ये सब हो गए, तो ये हिमाचल हो गया, हिमाचल हो गया। फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर है, और शायद ये उत्तराखंड में भी होते हैं, है ना। तो ये क्या है, जैसे सर्दी होती है तो उस टाइम पे तो क्या है कि ये नीचे मैदानों पे आ जाते हैं, और यदि गर्मी होती है जिस टाइम पे घास के मैदान है मैदानों पे नहीं रहते हैं, तो वो क्या है कि ऊपर चले जाते हैं, पहाड़ों की तरफ पलायन कर देते हैं। और वहाँ पे क्या है शीतोष्ण कटिबंधीय घास वगैरह है, तो वहाँ पे अपने जो मतलब जैसे गद्दी बकरवाल है तो वो तो क्या है स्पेशली जैसे भेड़ और बकरियां उनका पालन करते हैं। और ये क्या है वन गुर्जर है, तो ये जनजातीय समुदाय है, तो ये भी क्या है ये सेमी जनजातीय टाइप में है, ऐसे मानो आप। ठीक है, सेमी नोमेडिक कहते हैं इनको। तो ये जनजातीय समुदाय, तो ये भैंस का पालन करते हैं, और ये स्पेशली ये हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये ऊपर वाला इलाका है, यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बस इतना ही था कि गुर्जर जनजातीय समुदाय है तो उसका मौसमी प्रवासन है, तो उसके लिए क्या है कि उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके तहत ना इनको कुछ सुविधाएं वगैरह ऐसे दी जाए और इनको भी मान्यता मिले। फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या होता है कि जैसे वहाँ के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह होते हैं तो वो क्या है उनके लिए हेल्पफुल होता है, मतलब उनके लिए जो वन प्रबंधन वगैरह ये सारी चीजें, वन फॉरेस्ट जो कंज्यूम करना करने वाली चीजें होती हैं, तो वो है ना आसानी से इसके अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत है ना इनको अधिकार मिल जाते हैं। तो अब क्या है कि सरकार को और इनको कहा है इन्होंने कोई काम करनी है, वैसे जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो सरकार ने बताया है इनको कि भाई आप भी है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट को बताया कि आपको थोड़ा सा इनकी तरफ देखना चाहिए। ठीक है, अब अगला आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। ब्रिक्स वेव बाजार, ब्रिक्स वेव बाजार है, ये मुंबई के अंदर ब्रिक्स का एक वेव बाजार टाइप में होता है, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है या फिर है ना आप देख रहे हो ऑरेंज इकोनॉमी है। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में आप देखते हो कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वो कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी को। और जैसे जैसे क्या एक सिनेमा हो गया, फिर डिजिटल अर्थव्यवस्था, या फिर ना आप कंटेंट क्रिएटिंग वगैरह, या फिर कुछ भी चीज़ें जो संस्कृति वगैरह या फिर सोसाइटी वगैरह के लिए ना इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, तो वो क्या है कि डिजिटल कंटेंट वगैरह सारी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो क्या है कि ब्रिक्स वेव बाजार है, तो ये मुंबई के अंदर ब्रिक्स सदस्य हैं, तो उनकी भागीदारी के साथ में 500 लोगों ने प्रतिनिधित्व का आमंत्रित वगैरह किया है। और अभी क्या है कि अगले साल जो होने वाला है इंडियन फिल्म फेस्टिवल है ना, IFFI, ये महोत्सव होने वाला है, उसके साथ में मुंबई के अंदर वापस आयोजित किया जाएगा इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक्स वेव बाजार है, ये ऐसे कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये क्रिएटिव इकोनॉमी है उसके लिए, बस इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब आप समझ ही गए हो। अब देखो अगला है भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS। ये क्या है कि जैसे मतलब 160 से 180 किलोमीटर तक की है ना इनकी रेंज होती है, स्पीड होती है। और ये क्या है मेट्रो से थोड़ी सी तेज चलने वाली होती है, मेट्रो से तो ज़्यादा तेज चलेंगी, मेट्रो से लंबी दूरी तक है ना ये करने वाली है। जैसे मतलब इसके अंदर दिया हुआ है कि दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली से गुड़गांव अलवर, दिल्ली पानीपत, मतलब मेट्रो से थोड़ी दूरी तक चलने वाली जो ट्रेनें होती हैं, तो उनको क्या है RRTS कहा गया है, भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। और इसके कहाँ कहाँ चल रही है ये क्या है उसके लिए आपको वो ध्यान नहीं देना ज़्यादा। ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए कि ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब देखो अगला है, ये आर्टिकल क्या है कि एक आर्टिकल के बीच में मुझे बहुत सारी चीज़ें, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा था उसके अंदर कौन कौन सी प्रजातियों को बचाया जा रहा है, वो आर्टिकल के बीच के अंदर ही मिला था, तो मैंने उसके अंदर से उठाया इसको। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे राष्ट्रीय घड़ियाल संरक्षण है, फिर डॉल्फिन के बारे में बता रखा है, फिर रेड क्राउंड रूफ टर्टल है, इसके बारे में बता रखा है, ये क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। रेड क्राउंड रूफ टर्टल है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसके बारे में बता रखा है। फिर उसके बाद में मत्स्य संरक्षण है, उसके अंदर देखो मेजर कॉर्प है, महाशीर है, गोल्डन महाशीर को बारे में आपने सुना होगा, एग्जाम में भी आया हुआ है यूपीएससी में। फिर हिल्सा है मछली, इसके बारे में बता रखा है। तो मछली की या फिर ना दूसरी प्रजातियां हैं जो गंगा बेसिन के आसपास में जहां पे भी है ना, बेसिन का मतलब ये हो गया यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्रा, जहां पे आसपास में मिलती हैं इंडिया और बांग्लादेश के अंदर, तो उन सब के अंदर कौन कौन सी प्रजातियों का संरक्षण है वो नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत ना किया जा रहा है, उसके बारे में बता रखा है। और वो सिर्फ उतना ही उसके अंदर दिया हुआ था, मैंने ऊपर दिया है उतना ही इसके अंदर पीआईबी में दिया हुआ था, ये मैंने एक्स्ट्रा डाली हैं चीजें। जैसे मतलब कि घड़ियाल है, इसके बारे में बता रखा है, ये मैंने क्या है कि AI से यूज में लेके किया है, तो आप ना इस पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते, और मैं भी इसको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। बस आप एक बार PDF से देख लेना कि इन बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे देखना है। ठीक है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, इसके अंदर ज़्यादा वो नहीं है कि घड़ियाल वगैरह, आप क्या है कि एनवायरनमेंट के अंदर नॉर्मली जनरली पढ़ते हो, और ये PIB का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ। ये महर्षि के बारे में, हिल्सा के बारे में है ना।
टाइगर ऑफ द वाटर है, ये सब कहा जाता है। और ये गंगा डॉल्फिन के बारे में है, रेड क्राउन टर्टल है, इसके बारे में इनका एक आईयूसीएन स्टेटस वगैरह, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो, ये अगला आर्टिकल है, ये भी बीच के अंदर से कहीं मिला था मुझे, लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि इंडिया एआई मिशन है, इसके तहत क्या है कि बहुत सारे स्वदेशी मॉडल वगैरह विकसित किए गए हैं एआई के, जैसे मतलब आप देखते हो चैट जीपीटी हो गया, या फिर क्या नाम है, जेमिनी वगैरह हो गया, ये तो अलग अलग कंपनियां हैं वो बना रहे हैं। लेकिन क्या है कि इंडिया की जो एआई स्वदेशी मॉडल है वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में एक देखो, एक तो सर्वम एआई है, ठीक है, और इसी के अंदर एक इंडस सिस्टम है। ठीक है, ये इंडस भी एक एआई का मॉडल है, तो इसका यूज में लिया जा रहा है। एक जेनिनी एआई है, फिर एक भारत जैन है, और एक अवतार है। इस तरीके से ये स्वदेशी मॉडल है। इनके बारे में थोड़ा सा आपको है ना आइडिया होना चाहिए कि हाँ एआई के मॉडल ये चल रहे हैं। देखो जैसे भाषिणी ऐप है, तो उसके अंदर ना भाषिणी प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारी भाषाओं के अंदर ट्रांसलेशन वगैरह करना उसके अंदर काम आते हैं ये सारे। सर्वम है, स्पेशली ये काम आता है इसके अंदर। ठीक है, स्पेशल ये काम आता है। और फिर उसके बाद में ये कुछ जैसे जो पढ़ाई वाले प्लेटफॉर्म वगैरह हो गए, जो डिजिटल शिक्षा के लिए प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उनके अंदर भी है ना इनमें से काम आते हैं। जैसे स्पीच टू स्पीच है, ये क्या है, एग्रीकल्चर वाला जो आप कृषि के लिए बहुत सारे वो ऐप वगैरह या चैटबॉट वगैरह आप देखते हो कि हमने पढ़ रखे हैं, तो उसके अंदर स्पीच टू स्पीच, जैसे मतलब किसान है, तो यदि वो स्पीच से स्पीच के अंदर वापस है ना उनको बात चाहिए, यदि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उसके लिए जेरनी एआई है, तो इसका यूज में लिया जाता है। ऐसे ये एआई के अलग अलग मॉडल हैं, और फिर उसके बाद में इनके ही चैटबॉट है ना बाद में बनाए जाते हैं। तो इनका नाम नाम है ना आपको ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा कि कहाँ कहाँ ये मतलब काम क्या है। जैसे मतलब सर्वम एआई है, तो ये क्या है कि जैसे मतलब भाषिणी ऐप वगैरह है, उसके अंदर स्पेशली काम आता है। ये एलएलएम मॉडल मॉडल पे काम कर रहा है, इसका बहुत सारा काम है, सिर्फ भाषिणी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम है इसके। जैन ये कृषि वाले मॉडल है, स्पेशली उनके लिए। भारत जैन है, ये बहुभाषी फाउंडेशन मॉडल है, अलग अलग भाषाओं के अंदर, ये भी भाषिणी के अंदर ही काम आता है। ठीक है, ये भारत जैन है, स्पेशली इसको भाषिणी के अंदर रखना, स्पेशली इसको ही भाषिणी प्लेटफॉर्म है उसके लिए इसको ही याद रखना है स्पेशली। और ये भी काम करता है हालांकि। और एक अवतार है, ये वीडियो जनरेशन के लिए काम करता है। ठीक है। अब देखो, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। और क्या है कि आर्टिकल के अंदर सिर्फ इतना ही दे रखा है, ज्यादा नहीं दे रखा है, तो इसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यदि आगे कभी आता है तो। या फिर आपको थोड़ा सा देखना है तो अग्नि मिसाइल के बारे में क्या होता है थोड़ा सा याद है उतना बता देता हूँ। सरफेस सरफेस मिसाइल है ये, और इसकी रेंज 3500 लेके शायद 4000 के बीच में है ये, 4000 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज होती है। ठीक है, और ये मतलब सॉलिड और सॉलिड दो स्टेज का होता है इसके अंदर। ठीक है, बस ये थोड़ी चीज़ें हैं, ये आप देख लेना। बाकी अग्नि 4 है, अभी अग्नि 5 की भी चल रही है बात, और वो इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल। ठीक है, देखो कल वाले हैं, उनके आंसर है BAB, ये आंसर है उनका, और आप इनको देख सकते हो। ये तीसरा क्वेश्चन है, ANRF क्या। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। कल नहीं, सॉरी, अब तो सीधा मंडे को मिलेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू।